ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड हमने बेसिक्स बात पढ़ ली है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई को क्या नेसेसरी कंडीशन है जो पहले इकोनॉमी में लेके आनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस इफेक्टिव रहेंगे। इफेक्टिव रहने का मतलब है कि आरबीआई इस एबिलिटी में आ पाएगी कि मनी सप्लाई को बढ़ा पाए या मनी सप्लाई को कम कर पाए। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला है, एक ऐसा मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा मार्केट डेवलप करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइज है, डेवलप्ड है सिक्योरिटी को बाय सेल करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइज और डेवलप सिक्योरिटी मार्केट की हमें जरूरत है। नंबर 2, ट्रेजरी बिल को खरीद के और बेच के फंड का मूवमेंट करते हैं हम। कभी इकोनॉमी से फंड ले लेते हैं, कभी इकोनॉमी में फंड भेज देते हैं। ऐसा कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। क्वांटिटी जो होनी चाहिए फंड की वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि एक्चुअल में इंपैक्ट आए, या जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेजरी बिल है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंस आए। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, सेकंड और थर्ड, ये इसी बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो फंड है कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई के पास देगी या आरबीआई से लेगी, वो इस क्वांटिटी के होने चाहिए कि इन्फ्लुएंस हो सके, क्रेडिट क्रिएशन या मनी सप्लाई इसके ऊपर कोई असर आ पाए। इसी तरह से अगला पॉइंट लिखा है कि आरबीआई शुड होल्ड एडेक्वेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के कंट्रोल में होनी चाहिए कि जब वो इनका बाइंग सेलिंग करती है तो मार्केट पे इंपैक्ट आए मनी सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए वॉल्यूम को लेके। एंड द लास्ट थिंग इज, ये कोशिश करनी पड़ेगी कि फ्लक्चुएशन अवॉइड हो। फ्लक्चुएशन अवॉइड होने का क्या मतलब है? फ्लक्चुएशन अवॉइड होने का मतलब है कि जो प्राइस है सपोज ट्रेजरी बिल की वो 100 रुपए है, तो फ्लक्चुएशन का क्या ये मतलब है कि हम चेंज नहीं आने देंगे 100 रुपए को? नहीं, इसको फ्लक्चुएशन नहीं बोलते। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि कभी प्राइस अप गया, कभी प्राइस डाउन गया, अप गया डाउन गया, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली इंक्रीज है, कभी 2% से इंक्रीज है, कभी 3% से इंक्रीज है, कभी 5% से इंक्रीज है, इसको हम फ्लक्चुएशन नहीं बोलते। एक स्टेडी ग्रोथ है ये। तो मार्केट में ये जरूरी है कि फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशंस नहीं होते और स्टेबिलिटी होती है मार्केट में, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ही इन्वेस्टर ज़्यादा दिन तक रुकता है। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो वो मार्केट से भागेगा, और सिक्योरिटी मार्केट में आके इन्वेस्ट करने वाले की लोगों की संख्या कम होती जाएगी, फिर आप ये टूल अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सो यहाँ ध्यान रखना है कि हमें फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करना है। राइट, अब ये पूरी बात हो गई ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, कैसे इसमें क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब हम एक और टूल पढ़ते हैं जिसका नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि जब कोई कस्टमर अपने कमर्शियल बैंक के पास कोई लोन लेने जाता है, कस्टमर है जो अपने कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गया है, तो वो लोन लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है कि एक तरह से सेफ्टी, तो कोई असेट है जो कस्टमर अपनी तरफ से बैंक को देता है कि यार ये 20 लाख रुपए की सपोज लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। 20 लाख रुपए के अगेंस्ट कमर्शियल बैंक कितना लोन रिलीज कर सकते हैं, ये चीज कंट्रोल होती है मार्जिन से। आरबीआई की तरफ से ये पॉलिसी होती है सारे कमर्शियल बैंकों की, सपोज आपको एग्जांपल के लिए 10% मार्जिन मेंटेन करना है, इसका मतलब है कि 20 लाख रुपए के ऊपर आप मैक्सिमम 18 लाख का ही लोन रिलीज कर पाओगे, और 2 लाख रुपए आप मार्जिन मेंटेन करोगे। ऐसा क्यों किया जाता है, उसकी नीड क्यों है? इसकी नीड इसलिए है इकोनॉमी में कि कमर्शियल बैंक्स जो फंड्स में डील कर रही हैं वो कहीं इंसॉल्वेंसी में ना चली जाए। मतलब वो फंड्स दे रहे लोगों को उधार पे, और बाद में लोग टाइम पे अगर पैसा नहीं देते तो वो अपनी सिक्योरिटी को बेच के रिकवरी करते हैं फंड्स की। अगर सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई तो वो उतनी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। सपोज कोई 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी कमर्शियल बैंक ने एज अ सिक्योरिटी रिसीव की है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर से, और वो जो 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी उसकी मार्केट वैल्यू घट के हो गई है 10 लाख 12 लाख, और उसने पैसे भी नहीं दिए। अब बैंक अगर मार्केट में बेचेगा भी तो 12 लाख रुपए ही रिसीव होंगे, तो लॉस हो गया। राइट, तो फॉर द सेफ्टी सेक आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन होती है कि आप मार्जिन मेंटेन करोगे। मार्जिन का अब ये जो परसेंटेज है, सपोज 10% मार्जिन मेंटेन करोगे, तो 10% को बढ़ा के 15% या 20% अगर कर दिया जाए मार्जिन को, तो इससे क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि 20 लाख रुपए के
जो सिक्योरिटी आपने रिसीव की है उसके अगेंस्ट आप जो लोन डिसबर्स कर सकते हो एज अ कमर्शियल बैंक, वो 16 लाख, 15 लाख, 13 लाख आप कम करते जा रहे हो। अगर आप ये रिडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब है कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी को रिड्यूस किया जा रहा है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी रिड्यूस होती है। इसका मतलब इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन चल, जितना मार्जिन बढ़ाएंगे उतना क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी रिड्यूस होगी बैंक की। तो इस टूल को भी इस्तेमाल करती है आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम कर देंगे तो उनकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि आरबीआई रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को। मार्जिन का मतलब मैंने समझा है जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है जो सिक्योरिटी कस्टमर अपने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ लोन, जितना लोन कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को दे पाएंगे, इसका जो गैप है वो मार्जिन है। अगर मार्जिन 40% है, इसका मतलब है कि सिक्स जो मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी की उसका 40% तो कमर्शियल बैंक को अपने पास रोकना पड़ेगा और केवल 60% ही डिस्पर्स कर सकते हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो आरबीआई इसके लिए एक ऑर्डर इशू करेगा कि भाई आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इस एक्ट से, आरबीआई के इस एक्ट से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी रिड्यूस कर दी है हमने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमर्शियल बैंक की जो पहले एबिलिटी थी उससे रिडक्शन हो जाएगा अगर मार्जिन बढ़ा दिया जाए, राइट। आरबीआई अगर चाहे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग अलग रख सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं, एग्रीकल्चर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखी जाएंगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर ज़्यादा कंट्रोल लाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाएंगी जिससे कि कम लोन डिसबर्स होगा। ठीक है, तो आप सेक्टर वाइज कंट्रोल ला सकते हो। आई होप ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो भी कंट्रोल की टेक्निक्स पढ़ी हैं उन कंट्रोल की टेक्निक्स में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव मेजर्स थे। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा था, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। इसमें एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में। और भी हमने जो पढ़े लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने सीआरआर एसएलआर पढ़े, वो भी क्वांटिटेटिव नंबर्स में थे कि कितना पैसा आपको डिपॉजिट्स का कितना पैसा आपको अपने पास होल्ड करना पड़ेगा, कितना पैसा आरबीआई के पास होल्ड करना पड़ेगा। सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स पे ही हमारा ज़्यादा फोकस था। कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करता है आरबीआई। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता जनरली। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मॉरल सोशन। मॉरल सोशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अपने इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन परसुएशन और प्रेशर के नाम पे देता है। परसुएशन और प्रेशर का मतलब होता है कि आप एक तरह की समझाइश है या एक मॉरल प्रेशर है। इसका नाम इसीलिए मॉरल क्वेश्चन रखा गया है कि मॉरल प्रेशर है कि भाई किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप ज़्यादा लोन दो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, एनपीए मत बनने दो। उस पर ज़्यादातर एनपीएस बन रहे हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब होता है कि आपने जो लोन दिया है उसकी रिकवरी में दिक्कत आ रही है तो आप उस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाओ। ये जो सजेशंस और प्रेशर दिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से उसे हम मॉरल सॉशन कहते हैं। लेकिन मॉरल सॉशन का कतई मतलब नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर उन्होंने ये फॉलो नहीं किया। ये एक तरह का सजेशन है, लेकिन एक प्रेशर के साथ सजेशन है कि अगर कल को गड़बड़ हो गई तो हम तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएंगे। तो जो डायरेक्शन आरबीआई दे रही है सजेशंस के तौर पे, वो एक तरह का मॉरल प्रेशर है या परसुएशन है। बात समझ में आई? तो आरबीआई जो है अपनी पॉलिसीज में कंटिन्यूसली इस बात को अर्ज करती है बैंक से कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, इंडिया को लेके हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं आप उसमें सपोर्टिव बनो। और जिस डायरेक्शंस और जिन डायरेक्शंस और जिस लेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस वॉल्यूम पे हम काम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट दो। ठीक है, फिर वही बात है कि अगर वैसा नहीं करेंगे तो हम कोई पनिशमेंट नहीं देंगे एज आरबीआई। लेकिन कल को आपका बैंक डूबता है, अगर कल को आप इंसॉल्वेंट होते हो तो फिर हम आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे या फिर बहुत समस्या आने वाली है। तो ये एक तरह का क्वालिटेटिव कंट्रोल है। तो ये भी एक टूल है जिससे आरबीआई बैंक को किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फर्दर क्रेडिट क्रिएशन में करने से रोकता है या किसी सेक्टर में बूम लाने के लिए फर्दर क्रेडिट क्रिएशन के लिए सजेस्ट करता है कि आपके पास वो सेक्टर अच्छा चल रहा है, आप उसके अंदर खूब लोन दो। तो ये एक तरीका हुआ। इसी में
क्वालिटेटिव मेजर्स में एक और तरीका होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का ये मतलब होता है कि देखो कुछ मेजर्स तो हैं जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, जब ये बढ़ाए या घटाए जाते हैं पूरी इकोनॉमी पे एज अ होल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स के लिए हो जाते हैं। लेकिन जब मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे इम्पैक्ट लाना चाहता हूं तो मैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करूंगा। तो आरबीआई क्या करता है, वो कहता है कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो एक काम करो, यहाँ पे आप कम लोन दो आगे। ठीक है, आपका जैसे ओवरऑल लोन देने का भाई बजट कैसे आता है बैंक के पास, जो डिपॉजिट आए, है ना। अब आपके पास है एबिलिटी कि आप 100 करोड़ के लोन बांट सकते हो, तो 100 करोड़ में मैक्सिमम 50% लोन ही आप रियल एस्टेट को दो, बाकी के कोशिश करो दूसरे सेक्टर्स को देने की। तो एक तरह से हम लिमिट लगा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे जाने को लेके, तो वहां पे मनी सप्लाई हमने कंट्रोल कर दिया। तो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरीके से हम पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब रियल सेक्टर, पूरे रियल सेक्टर पे कंट्रोल नहीं लगाना है सपोज आरबीआई को, रियल सेक्टर के अंदर कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं और रियल सेक्टर के अंदर कुछ हाउस होल्ड या रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है। अब उसमें अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहता है आरबीआई, तो आरबीआई ये कहता है कि भाई आप केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो लोग लोन लेने आ रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाओ और कम क्रेडिट दो उन्हें एज कंपेयर टू कमर्शियल, कमर्शियल में ज़्यादा लोन दो। तो ये आपने एक तरह से सिलेक्टिव कंट्रोल लगाया। वो आप सेक्टर वाइज लगा सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, रियल सेक्टर, और पर्पस वाइज भी लगा सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपको ज़मीन खरीदनी है उसके लिए लोन, या प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है उसके लिए लोन। रियल सेक्टर में आपको कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी, उसके लिए बात कर रहे हैं, या रेसिडेंशियल के लिए, तो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। कमर्शियल के लिए हो सकता है आरबीआई कहे कि आप खूब कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए लोन दो और रेसिडेंशियल के ऊपर थोड़ा सा हाथ कंट्रोल में रखो। तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स कहलाते हैं। और ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिवली भी लगाए जा सकते हैं, क्वालिटेटिव भी लगाए जा सकते हैं। कोई भी कंट्रोल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो सकता है, मॉरल सॉशन को छोड़ के। डिपेंड इस बात पे करता है कि अगर आप न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो और उस नंबर के हेल्प से आप उन्हें ये समझा रहे हो कि आपका लिमिट क्या है, तो वो होंगे क्वांटिटेटिव। और अगर वो केवल अ, एक जनरल गाइडलाइन है जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं है, तो वो होंगे क्वालिटेटिव। राइट। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉजिटिवली भी लगाए जा सकते हैं और नेगेटिवली भी। जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर पर्पस को एनहांस देना है इकोनॉमी में, कि लोग ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें या कमर्शियल चीजों में पैसा लगाएं, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जिससे कि इकोनॉमी में बूम आए। तो ये एक पॉजिटिव तरीका हुआ क्रेडिट कंट्रोल का, जिसमें आप सपोर्ट दे रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई हो। और अगर किसी सेक्टर में आप मनी सप्लाई को रोकना चाहते हो, तो आप वहां पे नेगेटिव क्रेडिट कंट्रोल लगाते हो, जहां पे आप लिमिट सेट करते हो कि भाई इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है इस सेक्टर को लोन देने के लिए। हर कमर्शियल बैंक के ऊपर यह लिमिट लगा दी जाएगी कि आप अपने 50% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा, जो भी उनको ठीक लगता है, वो एक लिमिट सेट कर देंगे। ये मैक्स लिमिट है, ये सीलिंग है, इसको क्रॉस नहीं करना है। तो एक तरह से आपने नेगेटिव क्रेडिट कंट्रोल अप्लाई किया है। तो दो नेचर हो सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। अब आखिर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अभी तक हमने जितने भी टूल्स पढ़े, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ये सब क्वांटिटेटिव नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और हमने ये जो अभी पढ़े, मॉरल सॉशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर पे। तो अगर आपने क्वालिटेटिव नेचर का बनाना है तो आप मार्जिन बना सकते हो, आप मॉरल सॉशन बना सकते हो, वगैरह वगैरह। इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है, ये तो हो गया एग्जाम्पल। जो बेसिक इंटेंशन होता है वो ये होता है कि आरबीआई अगर ये चाहता है कि मैं जनरल कंट्रोल लगाऊंगा, एक टूल से मैं सबको कंट्रोल कर दूंगा, सबको मतलब सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, तो आप एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजर्स लगा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर पर्पस को ही इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो आप क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू कर सकते हो। क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है कंट्रोल और रेगुलेशन की, जबकि क्वालिटेटिव टेक्निक जो है वो सिलेक्टिव है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे लगती है। तो आज के समय पे हम ज़्यादातर सिलेक्टिव कंट्रोल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी एक पर्टिकुलर पर्पस पे। जनरल कंट्रोल में मूवमेंट देखने को कम मिलता है, पर वो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बदलते हैं। राइट। आखिरी चीज
जो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, ये वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मनी सप्लाई कम हो या ज़्यादा हो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए या वॉल्यूम कम हो जाए। जबकि क्वांटिटेटिव मेजर डायरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वॉल्यूम भले ही वो है, लेकिन रियल सेक्टर के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए ज़्यादा वॉल्यूम मनी सप्लाई हो और रेसिडेंशियल के लिए कम हो, तो वहां पे डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वांटिटेटिव सेक्टर में वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस चीज़ के डिफरेंस को समझना होगा। तो आई थिंक दैट्स इट। हमने बैंकिंग को पूरी तरह से पढ़ लिया है, सारे टूल्स हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। देखो, जब थोड़े समय में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बैंकिंग के ऊपर एक रिविजनरी लेक्चर लाऊंगा। वो रिविजनरी लेक्चर आपका ये पूरे चैप्टर को 20-25 मिनट या आधे घंटे में ख़त्म कर देगा, लेकिन वो लेक्चर उन्हीं लोगों के काम के लिए होगा जिन्होंने ये डिटेल में पढ़ रखा है, क्योंकि फिर केवल डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। क्योंकि जब हम एग्जाम में आंसर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वोकेबलरी होनी चाहिए, हमें इंटेंशन पता होना चाहिए कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक क्यों लिख रहे हैं। फिर उसको दिमाग में उसका फ्लोचार्ट कैसे बनाना है, उसे याद कैसे रखना है, वो काम रिवीजन लेक्चर से भी हो जाता है। तो सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख के भी काम नहीं होता है और बिना रिवीजन के भी काम नहीं होता है। एक बार डिटेल में पढ़ना होता है, फिर हमें रिवाइज करना होता है उसे, राइट। तो एक रिवीजन लेक्चर के लिए मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।